अब नाज़रीन, इमरान खान के बड़े जलसों का राज ही शायद ये है कि जितना प्यार उनको अवाम से मिलता है वही प्यार अवाम से करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि जी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जी इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरमीम के बगैर इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक लड़का अपने वालिद के साथ पहाड़ों के दरमियान टहल रहा था। अचानक वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और गिर पड़ा। अच्छा, उसे चोट लगी तो बेसाख्ता उसके हल्क से चीख निकल गई। उस लड़के की हैरत की इंतहा न रही जब उसे पहाड़ों के दरमियान किसी जगह से वही आवाज़ यानी चीख दोबारा सुनाई दी। तजस्सुस से वो चीख पड़ा, तुम कौन हो? उसे जवाब में वही आवाज़ सुनाई दी कि तुम कौन हो। उस जवाब पर लड़के को गुस्सा आ गया। वो चीखते हुए बोला कि कौन बुज़दिल मेरी नकल उतार रहा है। उसे जवाब में भी यही बुज़दिली का ताना मिला। फिर लड़के ने अपने वालिद की तरफ देखा, पूछा कि ये हो क्या रहा है। उसका वालिद मुस्कुराया और बोला कि मेरे बेटे अब ध्यान से सुनो। और फिर लड़के के वालिद ने पहाड़ों की समत देखते हुए सदा लगाई, मैं तुम्हें खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। आवाज़ ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। वो शख्स दोबारा चीख कर बोला, तुम चैंपियन हो। आवाज़ ने जवाब दिया, तुम चैंपियन हो। लड़का हैरान रह गया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तब उसके वालिद ने उसे समझाया कि लोग आवाज़ के पलटने के अमल को बाज़गश्त कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये ज़िंदगी है। ये तुम्हें हर वो चीज़ लौटा देती है जो तुम कहते हो या करते हो। अब नाज़रीन, इस कहानी से एक सबक मिलता है कि हम अच्छा अमल करेंगे, हमें बदले में अच्छाई का ही जवाब मिलेगा, यानी अच्छाई का बदला अच्छाई। और अगर हम बुराई करेंगे तो हमें बुराई का जवाब बुराई से ही मिलेगा। अब इमरान खान साहब अपने अंदाज़े सियासत की वजह से अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। बकौल उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ऐसी खारिजा पॉलिसी बनाई जो मुल्क को हर किस्म की ग़ुलामी से निकालने में मददगार साबित हो रही थी। कश्मीर का मुकदमा, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जहाद, इमरान खान के वो अजीम काम कह लें जिसकी वजह से अवाम के दिलों में उन्होंने बसेरा कर लिया। महंगाई के ख़िलाफ़ और मईशत के अलावा इमरान खान ने और भी ऐसे काम किए हैं जो काबिल तहसीन है। इसलिए इमरान खान को पलट कर अवाम की तरफ से क्या मिल रहा है? मोहब्बत ही मोहब्बत मिल रही है। अच्छा, अब दूसरी जानिब मुत्तहिदा हुकूमत के चूँकि अपने जो मुफादात थे उन्होंने अपने मुफादात की सियासत को अव्वलीन तरजीह दी, तो फिर बदले में अवाम भी उनसे उकता गए। अब हर तरफ इमरान खान का चर्चा हो रहा है। अब ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, कल जेहलुम में इमरान खान ने इतना बड़ा पावर शो किया और इमरान खान ने जेहलुम की अवाम की बेपनाह प्यार पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जी बड़ी तादाद में निकलने, खुसूसन ख़वातीन और घरानों की शिरकत पर जेहलुम आपका शुक्रिया। मैं एक कौम को तश्कील पाते देख रहा हूँ। अब नाज़रीन, इमरान खान के बड़े जलसों का राज ही शायद ये है कि जितना प्यार उनको अवाम से मिलता है वही प्यार अवाम से करते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान अवाम में रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। इसी को कहते हैं ना, रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत जो कि हासिल कर ली इमरान खान ने। अच्छा, इमरान खान ने जलसे में कल बहुत अहम बातें की। क्या कहना था? पहला क्लिप टीम चलाइएगा। सुना आपने इमरान खान को। जहां इमरान खान ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई है, वहीं उन्होंने अपनी खारिजा पॉलिसी से मुतालिक अवाम को आगाह किया और साथ ही इमरान खान ने शहबाज शरीफ के इल्ज़ाम का जवाब दिया कि वो इदारों पर तनकीद करते हैं। इमरान खान ने अपने गुज़श्ता बयान की वजाहत करते हुए कहा कि मीर जाफ़र वो शख्स था जिसने सिराजुद्दौला से गद्दारी की तो अंग्रेज़ों ने उसे इक़्तिदार में बिठाया। शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए इमरान खान का कहना था कि तुम मीर जाफ़र हो, तुम्हें बैरूनी साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मीर जाफ़र जिसने सिराजुद्दौला से उस वक्त गद्दारी की जब वो अंग्रेज़ों से लड़ रहा था। अंग्रेज़ों ने गद्दारी करने पर मीर जाफ़र को हुकूमत दी और इसी तरह अमरीका ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। अच्छा, इमरान खान ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि जी नवाज शरीफ और उसकी बेटी फ़ौज को गालियां देती है और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करता है। उन्होंने एक पार्टनरशिप और कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि बड़ा भाई फ़ौज को गाली देता है, छोटा भाई जूते पॉलिश करता है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, इनको शर्म करनी चाहिए। मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है, मैं बाहर जाना भी नहीं चाहता। हुकूमत मेरा नाम ECL पर डाले। हमारी हुकूमत के दौर में नरेंद्र मोदी को जुर्रत नहीं हुई कि हमारी फ़ौज के खिलाफ बात करे। डॉन लीक्स का क्या था
कि नवाज शरीफ भारत को कहता था कि मैं दोस्ती चाहता हूँ, फौज ने। भारत ने मेरे और पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान की फौज और तहरीक इंसाफ मुल्क को इकट्ठा रख रहे हैं। इमरान खान और पाक फौज के होते हुए मुल्क नहीं टूटेगा। अब इमरान खान ने वाजे कर दिया कि वो किसी सूरत कौमी सलामती के इदारों को टारगेट नहीं कर रहे और ना ही वो कभी ऐसा करेंगे। अच्छा नाज़रीन, वो लोग जो ये कहते थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में दरार पड़ गई है, उनके उस प्रोपेगेंडे का तासुर एक सीनियर सहाफ़ी ने ज़ाइल कर दिया। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि जेहलम वो शहर जहां अवाम की अक्सरियत का ताल्लुक पाक फ़ौज से है, यानी ज़्यादातर घराने वो हैं जिसका कोई ना कोई फ़र्द फ़ौज में है। और ऐसे में अगर पाक फ़ौज और इमरान खान में कोई मसला होता तो फिर इतनी बड़ी तादाद में अवाम जलसा गा कर रुख कैसे कर सकती थी। इमरान खान का जेहलम में कामयाब पावर शो इस बात की दलील है कि इमरान खान को पाक फ़ौज के घराने उतना ही प्यार करते हैं जितना इमरान खान उन्हें मोहब्बत करते हैं। जहाँ इमरान खान नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वहीं पे ख्वाजा आसिफ भी नए इलेक्शन के हवाले से कुछ फरमा रहे हैं। क्लिप चलाइएगा ख्वाजा आसिफ का। सुना आपने ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा आसिफ ने नवंबर में आम इंतखाबात का इम्कान ज़ाहिर किया है और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि तब तक निगरान हुकूमत होगी और ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले ही निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा साहब ये भी समझते हैं कि उनकी जमात ने हुकूमत में आकर बड़ा ख़तरा मोल दिया है। अच्छा नाज़रीन, नून लीग में और भी कई ऐसे रहनुमा हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो ये बात अच्छे तरीके से शायद जानते थे, समझ चुके थे कि अगर उनकी जमात इक़्तिदार में आती है तो फिर इन्हें सख्त माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और तहरीक इंसाफ इसीलिए तो कह रही है कि मौजूदा हुकूमत से जो हालात हैं वो नहीं संभल रहे हैं, वो फौरी तो नए इलेक्शन करवाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने जरदारी साहब को। जरदारी साहब कहते हैं कि हमने कब कहा है कि हम इलेक्शन से डरते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और नैब रिफॉर्म्स करने हैं। हमारे गेम प्लान में इंतखाबी इस्लाहात और नैब रिफॉर्म्स शामिल हैं। इमरान खान पहले इलेक्शन करवा के क्या कर लेगा, पहले क्या कारकर्दगी दिखाई है जो वो अब इक़्तिदार में आकर दिखाएंगे। हमने हुकूमत बना ली है और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। मियाँ साहब से मुशावरत की है, आज जो बात कर रहा हूँ मियाँ साहब की मंजूरी से ही कर रहा हूँ। अच्छा, जरदारी साहब ने मईशत के हवाले से एक बात ये भी की कि जब तक IMF का प्रोग्राम नहीं आ जाता हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, जरदारी साहब हुकूमत में हैं और इसलिए उनको कई मुश्किल चैलेंजेस से निपटना है। मौजूदा हुकूमत को भी IMF के अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है जो मईशत को मुस्तहकम कर सके, यानी फ़िलहाल IMF के चुंगल से निकलना नामुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन मुत्तहदा हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो मईशत की बेहतरी के लिए काम करे, क्योंकि हुकूमत ने अवाम से बेहतर मईशत का वादा किया था। लेकिन वाकिफ़ान हाल क्या कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत बुरे तरीके से फंस चुकी है। हुकूमत के आगे खाई है, पीछे कुआं है, यानी ये वाली मिसाल यहाँ पे फिट बैठती है। अगर हुकूमत मुश्किल फ़ैसले करती है, यानी ऐसे फ़ैसले जो गैर मकबूल होते हैं, तो इससे अवाम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और इसलिए हुकूमत सख्त फ़ैसले करने से कतरा भी रही है। अब दूसरी जानिब अगर हुकूमत नए इलेक्शन की तरफ जाती है तो इमरान खान ने अपना बयानिया इतना मजबूत कर लिया है कि वो इंतखाबात में अपने हरीफों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अली जैदी जरदारी साहब पर तनकीद नहीं कतरा रहे हैं। उन्होंने जरदारी साहब को खूब आड़े हाथों लिया, खुलकर तनकीद की। ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़बान। सुना आपने अली जैदी जरदारी साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कह रहे हैं कि जी आप लोग फ़ौज पर तनकीद करने वाले होते कौन हैं। इंपोर्टेड हुकूमत मीर जाफ़र मीर सादिकों से भरी हुई है। इदारों को कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर करने की ज़रूरत है। अच्छा, अली जैदी ने शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की लंदन परवाज़ भरने पर भी बड़ा एतराज़ उठाया कि हमें बताया जाए कि ज़मानतों पर रिहा होने वाली काबीना इलेक्शन कमीशन में क्या करने गई है। ये लोग लूटी हुई रकम वापस ले आएँ तो मुल्क की मईशत खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, मरियम नवाज़ को तो कुछ बेहतर नहीं लगता, क्योंकि उनके असाबों पर सिर्फ नाम सवार है और वो नाम है इमरान खान। आज भी मरियम की तकरीर इमरान खान का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकी। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने मरियम नवाज़ को। मरियम नवाज़ सवाबी जलसे में कहती हैं कि सवाबी की अवाम ने रियासती मशीनरी के इस्तेमाल को मुस्तरद करते हुए नून लीग को फतह दिलवाई है। मरियम नवाज़ बात किस तरह से, या कह लें कि बात को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती हैं, ये उन्हीं का खासा है। लेकिन सच ये है कि इमरान खान ने कभी भी ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए रियासती मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि KPK के बल्दियाती इंतखाबात हों चाहे कोई भी ज़िमनी इलेक्शन, वहाँ तहरीक इंसाफ ने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर किया होता तो जो कम वोटों के मार्जिन से जहां तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, कम से कम वो नशिस्तें तो आसानी से तहरीक इंसाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके हासिल कर सकती थी ना। अच्छा, मरियम नवाज़ मुल्क की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा रही हैं, जबकि अब तो हुकूमत मरियम के चचा के हाथों में है।
लेकिन ऐसे वक्त में जहां डॉलर 190 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए, जहां बिजली की लोड शेडिंग हो रही हो, जहां बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा हो, जहां आटे गंदम की किल्लत पैदा हो गई हो, लेकिन शहबाज शरीफ की तवज्जो का मरकज़ अवामी मसाइल नहीं बल्कि बड़े भाई बने हुए हों, तभी तो वो नवाज शरीफ के एक बुलावे पर दौड़ कर लंदन चले गए। ना शहबाज शरीफ साहब किसी सरकारी दौरे पर है और ना किसी मुल्क की दावत पर वो बाहर गए हुए हैं, बल्कि वो सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए लंदन पहुंचे हुए हैं और मुल्क को तन्हा छोड़े हुए हैं। बेहतर होता कि नवाज शरीफ लंदन बैठने की बजाय खुद ही वापस आ जाते। उनका अपना भाई वजीर आज़म है तो वो यहाँ केसेस का सामना करते। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में किए जाएं। अच्छा, नून लीग जहाँ खुद मुश्किलें पैदा कर रही है, वहीं पर उमर सरफराज चीमा भी नून लीग के आगे डटे हुए हैं। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, चीमा साहब कहते हैं कि जी अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। वो अब भी आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गुंडागर्दी हो रही है। पंजाब में इस वक्त 2 वज़ीर आला हैं। फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अब हर तरफ से नए इलेक्शन की सदाएं गूंज रही हैं और देखा जाए तो पंजाब में बहरान उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक नए इंतखाबात नहीं कराए जाते, क्योंकि अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ भी फैसला आ जाता है तो फिर उस वक्त भी बुरहान ख़त्म नहीं होगा। जो बहरान है वो कभी ख़त्म नहीं होगा बल्कि शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा। और आज कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के 20 अरकान असम्बली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI मुनहरिफ जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनसे मुताल्लिक रेफरेंस मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन ने ही PTI के 20 मुनहरिफ अरकान की कौमी असम्बली की रुकनीत ख़त्म करने के रेफरेंसेस खारिज कर दिए। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 63A के तहत ही केस अब भी ज़ेर समात है और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाती मुकदमा तहरीक इंसाफ की वाहिद उम्मीद की किरण भी कहा जा सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ शुरू दिन से इलेक्शन कमिश्नर की जानिबदारी पर शक कर रही है और अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के इंसाफ ने मायूसी का इजहार किया है। अच्छा, आज ही फवाद चौधरी और फैसल वोदा ने इलेक्शन कमीशन और इसके सरबराह पर कई सवालात खड़े किए हैं। ये जरा क्लिप देखिएगा। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये कि जी अगर 20 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ तो पाकिस्तान में श्रीलंका से भी बदतरीन सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसकी वजह ये बताती है कि पाकिस्तान की आबादी श्रीलंका की आबादी से बहुत ज़्यादा है। लोग जिस तरह गुस्से में हैं, ऐसे में हुकूमत अवाम से खिलवाड़ ना करे, आइन और कानून के मुताबिक चले, वरना ऐसे तो नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि जी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जी इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरामीम के बगैर इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। अच्छा, अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ की इस पर स्ट्रैटेजी क्या होगी, उनकी हिकमत अमली क्या होगी। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर रहनुमा और एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ हसन खाबर साहब। हसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा हसन साहब, तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत, इमरान खान के जलसों में जो लोगों की बड़ी तादाद आती है, शिरकत करती है, उसको देखकर नाक़िदीन भी अब कहने लगे हैं कि जी इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ है। तो आपको क्या लगता है कि मुत्तहिदा हुकूमत आसानी से मान जाएगी जो आप लोगों का मुतालिबा है नए इलेक्शन करवाने का? नहीं, देखें, आज तो खैर उन्होंने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है और ये बात लोगों को इस पर शक भी था, हमें तो यकीन था कि इनका एक एजेंडा है और एजेंडा उन्होंने बता दिया कि जी एक उनका जो इख्तिलाफ है वो एहतसाब से है और वो नैब जो है रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। नैब रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? नैब रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि इस मुल्क में एहतसाब के सिस्टम को बंद कर दिया जाए, इस मुल्क के अंदर नैब को बेअसर बना दिया जाए, वो केसेस जो इन दोनों ख़ानदानों के ख़िलाफ़ हैं उनको ख़त्म किया जाए और ये जो मर्जी करते रहे, आइंदा पूछगछ ना हो। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस दफ़ा अगर ये एहतसाब का अमल ख़त्म हुआ, खुदा न खास्ता, तो इसको दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों का इत्तेमाद उठ जाएगा कि शायद इस मुल्क में एहतसाब हो ही नहीं सकता और शायद सियासत में पैसा बनाना जो है वो एक नॉर्मल और बिल्कुल रूटीन की चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये है कि इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खौफ है, इनको ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से खौफ है और बुनियादी तौर पर ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनके वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। और जाहिर है कि इन दो चीज़ों के बगैर ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि अगर एहतसाब ख़त्म नहीं करते तो केस जो है अपने सर पे लटके रहेंगे। और आपको पता ही है कि इन दोनों पार्टियों पे और दोनों ख़ानदानों पे इस किस्म के केसेस हैं और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक नहीं छीनते तो इलेक्शन के अंदर मज़ीद जो है इनका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा।
तो ये उन्होंने बात बड़ी क्लियर कर दी है। लेकिन ठीक बात है। ये है कि ये आवाम के साथ धोखा है और ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आवाम का जो समंदर है वो भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा, वो इनको बहा के ले जाएगा। इस वक्त बात ये है कि ये तो रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं, इन्होंने रिफॉर्म्स क्या करनी है, ये तो रूटीन के फैसले नहीं ले पा रहे। ये तो ये बात नहीं कर पा रहे कि इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्या खान साहब ने जो पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी दी थी, एक ही सांस के अंदर ये कहती हैं कि आवाम के साथ ये भलाई क्यों की, दूसरी सांस के अंदर ये फैसला नहीं कर पाते कि जी उसके साथ इन्होंने क्या करना है, और इसलिए मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है जी। स्टॉक मार्केट का हाल आपके सामने है। तो जिस गवर्नमेंट से इकोनॉमी के बेसिक्स ABC ना चल रहे हो, उन्होंने क्या रिफॉर्म्स लाने हैं। और आज आपको पता है कि पूरी जो काबीना अच्छा है, हसन साहब ये भी उन्होंने, हाँ ठीक है जी जी, वो लंदन बैठी जी, है, वो लंदन बैठी है और इस वक्त मुल्क के फैसले जो हैं वहाँ पे हो रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पे मजाक है। क्योंकि मैं जो इस बात की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ कि आप देखिए, अच्छा ठीक है, लंदन के हवाले से भी बात करेंगे। हसन साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है कि जो PTI ने मरासला है ना खुद बनाया है, और उन्होंने कहा है अमरीकी सदर बाइडन मेरा दोस्त है, अगर ऐसी बात होती तो मुझे फ़ोन करता। क्या मरासला आप लोगों ने खुद बनाया है? वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं, आपके पास क्या जवाब है? देखिए ये इल्ज़ाम वो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कितनी लाशैनी बात है। कि आप मुझे एक बात ये बताएं कि उस मरासले की तस्दीक जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने की है, DG ISPR ने की है, शहबाज शरीफ ने की है खुद कि हाँ जी ये मरासला आया है, DG ISPR ने ये भी तस्दीक की, उनकी मुदाखलत हुई है। तो एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आपके अपने इत्तेहादी, तमाम लोग, एस्टैब्लिशमेंट, सब लोग ये मान चुके हैं कि मरासला असली है और ये आ चुका है। तो ये मुझे तो लगता है कि ये किसी और दुनिया में रहते हैं। एक तरफ इनकी अपनी हुकूमत कह रही है कि जी हम इंक्वायरी कर देते हैं, जो कि हमें कबूल नहीं, क्योंकि हम कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन एक तरफ हुकूमत ये कह रही है, दूसरी तरफ ये जरदारी साहब और जो मरियम बीबी हैं, जिन दोनों की आवाज़ एक है, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा था ना कि ये शायद असली नहीं है, और शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं जी असली है। तो ये दोनों अजीबोगरीब बातें कर रही हैं। बात कहाँ चली गई है, इस बात में कोई दाम नहीं। मतलब मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर क्या कमेंट दिया जाए जिसके ऊपर पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और हर चीज़ क्लियर है। इस वक्त तो इंक्वायरी इसलिए नहीं होनी कि ये मरासला असली है कि नहीं, ये तो तस्दीक हो चुकी हुई है। इस वक्त तो साजिश की तहकीकात होनी है, और ये बात कहनी तो मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल ही एक मज़ाक़ खेज़ बात है। अच्छा हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ना डॉलर की कीमत कंट्रोल हो रही है, ना मईशत की बहाली के लिए कोई ठोस इकदाम किए गए हैं। वो मशवरा लेने के लिए बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के पास गए हुए हैं। अब लंदन में लोगों ने शरीफ खानदान के खिलाफ एहतजाज भी किया, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। क्या कहेंगे? क्या नवाज लीग हुकूमत में आने के बाद आप ये कहेंगे कि बुरी तरह फंस गई है? देखिए बात यह है कि इन्होंने पिछले 3.5 साल जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 2-3 बातें हैं। पहली बात, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और महंगाई का फ़ायदा उठाया, मुल्क कोरोना के बहरान से निकला, लेकिन इन लोगों ने ये शोर मचाते रहे जिससे इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचा, हर चीज़ को नुकसान पहुंचा, क्योंकि मुल्क में एक गैर यकीनी बेचैनी की सूरत हाल रही। इनके अपने जो सपोर्टर्स थे शायद वो ये समझते थे कि इनके पास कोई हल होगा। जो लोग इकॉनमी को जानते हैं वो तो इनको तो पता था कुछ नहीं है। जैसे ही ये गवर्नमेंट में आए हैं, इनका जो मॉरल ग्राउंड था ये लूज़ कर गए, क्योंकि महंगाई करते थे और आते ही जो है महंगाई, डॉलर, स्टॉक मार्केट, हर चीज़ अपने हाथ से निकल गई। दूसरा जो इनको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि इन्होंने, जाहिर है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले भी ये सियासत करते थे, और इनका जो पूरा सियासी बयानिया था वो मुस्लिम लीग का पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग की मुखालफत के ऊपर बेस करता था। इन्होंने माजी में एक दूसरे को, जाहिर है कि इस तरह की बातें भी की कि हम सड़कों पर घसीट देंगे, ये करप्ट है, ये फलाना है। अच्छा, अब खान साहब की मुखालफत में जब ये सारे इकट्ठे हुए हैं तो इससे भी इनके जो अपने वोट बैंक हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो बड़े इफेक्ट हुए हैं, वो मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये पिछले 30 साल से हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, और खान साहब तो तब से कहते थे कि ये इकट्ठे हैं, वो कभी मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा, उन लोगों की आंखें खोल गई हैं। ये दूसरी बात हुई है। तो ना इनकी कैपेबिलिटी है, पिछला बयानिया झूठा, करप्ट लोग सारे इकट्ठे हो गए। इस वक्त लोगों ने तो एहतजाज करना है, और लोगों को तो करप्शन के ऊपर भी एतराज़ है कि जी खुलेआम आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई, जो आपके अपार्टमेंट थे ना, आप रसीदें दे सके, तो ये बातें भी क्लियर थी। तो ये सारा कुछ अब मिल के इनको ये समझ आ रही है कि ये गवर्नमेंट जो है ये तो चलानी मुश्किल हो गई है, एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। तो शहबाज शरीफ को और पूरी काबीना को नवाज शरीफ साहब ने लंदन तलब कर दिया। तलब इसलिए किया ताकि उनको ब्रीफिंग दी जाए, उनको लोग शायद ये बता रहे हैं इनसे चल नहीं रहा, और लोगों को, मुझे तो ये लगता है कि शायद एक सिग्नलिंग भी करनी है
ये सबको बताना है कि इस हुकूमत को मैं चला रहा हूँ, कोई और नहीं चला रहा, ताकि सब लोग जो है ना वो उनको पता हो कि किनसे रब्ता करना है। एक तो मुझे आजकल के दौर में, वरना देखिए आप टेलीफोन पे बात करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, लेकिन अगर आप पूरी काबीना को बुला रहे हैं तो ये एक मैसेजिंग भी है कि मैं चाहे पार्टी ओहदेदार ना हूँ, चाहे मैं सजा याफ्ता हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान ना आ सकता हूँ, लेकिन काबीना और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे रिपोर्ट करें। मेरे ख्याल में ये कौम के लिए एक मैसेज है। और दूसरी बात इसमें आयरनी ये है कि वो शख्स जो अदालत से भागा हुआ है, कौम के लिए भी और मेरे ख्याल से छोटे भाई के लिए भी, हालांकि वजीर आजम के मनसब पे वो बैठे हैं, उनके लिए भी मैसेज है। क्या वजीर आजम होकर भी मेरे मशवरे के मोहताज हैं? मशवरा नहीं, देखिए मशवरा नहीं है, वो डायरेक्शन है, वो हुक्म है, अवाम के लिए भी मैसेज है और अवाम इस मैसेज को यकसर मुस्तरद करेंगे। अवाम के लिए मेरा एक बात सिर्फ कह दूं कि अवाम के लिए मैसेज ये है कि वो सजा याफ्ता शख्स जो हैं वो उस अपार्टमेंट में लोगों को बुला रहे हैं जिसकी रसीदें वो प्रोवाइड नहीं कर सकते और वहाँ पे पूरी काबीना जा रही है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शायद कोई जस्टिस सिस्टम का मजाक नहीं हो सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब आपके वक्त के लिए। तो मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक निसार दुरानी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। नाज़रीन, पीटीआई रहनुमा का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी बहरान चल रहा है जिसकी असल वजह इलेक्शन कमीशन है और पीटीआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफजल खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खान साहब, पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ये जो मेंबर सिंध हैं निसार दुरानी, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है जिसके मतन के मुताबिक निसार दुरानी सिंध हुकूमत के लॉ कॉलेज हैदराबाद के प्रिंसिपल हैं और निसार दुरानी को 31 दिसंबर 2021 को लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के ओहदे में 3 साल की तौसी दी गई है। कैसे एक इलेक्शन कमीशन का मेंबर दूसरा ओहदा भी रख सकता है, क्या कहेंगे? बात यह है कि ये जो कवायद और ज़वाबित है ना, ये सिर्फ छोटे लोगों के लिए हैं। अगर एक क्लर्क हो और वो गवर्नमेंट के किसी भी दफ्तर में हो और वो बाहर भी कहीं काम करता हो, अगर वो दोनों नौकरियों का सबूत आ जाता है तो उसकी नौकरी हो जाती है ख़त्म। लेकिन पाकिस्तान में हमारे वज़ीर ख़ारजा थे, अभी फिर वज़ीर ख़ारजा तो नहीं है लेकिन किसी और उनके पास दूसरी जगह की तनख्वाह भी थी और नौकरी भी थी। तो ये कानून हमारे लिए बड़ों के लिए अलग है फ़िज़ा अकबर ख़ान और छोटों के लिए अलग है, तो ये लोग कर सकते हैं। एक और भी छोटी मिसाल मैं दे दूँ आपको कि वो एक चौधरी साहब ने मौलवी साहब ने कहा कि एक वक्त में आप एक खातून को निकाह में रख सकते हैं, 2 बहनों को यकजान नहीं रख सकते। उनका छोड़ो मौलवी साहब, वो मैं इस गाँव दा चौधरियाँ मेरी कुल 2 में हैं, तो जो मैं करूँ वो सही है। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे बड़ों के लिए कानून अलग है, छोटों के लिए कानून अलग है उनके लिए, लेकिन जो गलत होगा हम आपके प्रोग्राम में ऐसा नहीं चलेगा, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। अच्छा खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के जो नाअहली रेफरेंसेज हैं उसको मुस्तरद की है और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमिश्नर से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, आपको पता है। अब ऐसे में आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये इंतहाई गलत फ़ैसला है और ये देखें, एक फिर मैं आवाम को समझाने के लिए अर्ज़ करूं कि जैसे मियाँ बीवी होते हैं, एक बंदे की बीवी अपने घर छोड़ के चली गई है किसी और के घर जी, और बग़ैर खुला लिए हुए, तो अब वो जो उसका मालिक है वो उसे कहता है कि चलो वो भाग तो गई है, वो दुश्मन के घर चली गई है, लेकिन मैं उसको तलाक देता हूँ। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन उसे कहता है कि जी ठीक है, वो भागी है, वो सिंध हाउस चली गई थी, वो भागी है, वो मेरियट होटल में ठहरी है, वो भागी है, उनके अपने वो करतूत और तस्वीरें और बयानात बता रहे हैं। कल उसके एक की शादी हुई थी, उसने कहा इमरान खान तो कहता था कि शादियों में लोग नहीं आएंगे, मेरी शादी में तो हमजा शहबाज आया है। तो बात यह है कि और खुला और तलाक क्या होती है और जो डिफेक्शन क्लास है उसके लिए आप और क्या चाहते हैं। बात यह है कि ये वो चीज़ें हैं जो बजाय ये कि इलेक्शन कमीशन उनसे कहता है कि सबूत लेकर आओ और शवाहिद लेकर आओ, वो उन्हें
जब उन्होंने देखा कि वो लोग सिंध हाउस में बैठे हुए हैं और मेरियट होटल में, तो उनको खुद उनको देना चाहिए था नोटिस कि आप लोग आ जाएं, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसे मौके पे जहां क्राइम हो रहा हो और बड़ा क्राइम हो रहा हो और मेजर क्राइम में बड़े बड़े लोग मुलव्विस हों, तो ये नींद की गोलियां लेके सो जाता है और फिर उसके बाद कहता है कि जी मेरी इज़्ज़त भी करो। देखो, इज़्ज़त लोग उस वक्त करते हैं जब आप इज़्ज़त कमाते हैं, आप हक के फैसले करें। अभी देखो, वो लोग अपनी पार्टी छोड़ के चले गए हैं। आज वो मरियम नवाज़ की तकरीर थी कि ये लोग हमारे पास आ गए, हमसे टिकट मांग रहे हैं। वही बात यह है, तो वो पार्टी का जो लीडर है जिसके वोट की उन्होंने बेहुरमती की है। देखिए फिजा अकबर खान, ये वोट ऐसा है कि जैसे मैं आपको अमानत देता हूं कि आप फलाने को दे दें, आप फलाने के बजाय आप तीसरे बंदे को दे देते हैं, तो उसके बाद एटलीस्ट ये तो है ना कि मैं आपके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करूं कि मैं आइंदा आपको अपनी अमानत नहीं सौंपूंगा। और आपसे जो लोग, एक तो हम जवाबदेही ले सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी पूछना चाहिए। और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि इस तरह के लोग, उसके अगर आपने नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट की तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ उसको जो अदालत की वो तस्हीक या वो गुस्ताखी होती है उसमें आपको हम बुला लेंगे। जी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इदारे बर्बाद से बर्बाद होते जा रहे हैं और इदारे आईन और कानून के बजाय और मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट के बजाय और अपने जो पोजीशन है, देखिए आप रेफरी हैं, आपके मुंह में विसल है, उस विसल को आपने बजाना है, किसी से पूछ के नहीं बजाना। जब आप फाउल देखें तो आपने बजाना है, अगर आप उस वक्त नहीं देखेंगे बजाएंगे तो। और मैं आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था, आज जो है एक दोराहे पर थे और आज तक अगर उनको ये एहसास नहीं आया कि पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा है और पूरा पाकिस्तान उनसे नाला है और ट्रस्ट डेफिसिट इस हद तक बढ़ गया है कि इंतखाबात के बजाय चीज़ें इनकलाब की तरफ चली जाएंगी, जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। हालांकि ज़ाती तौर पर मैं समझता हूं कि जो बैड ब्लड है उसको निकालने के लिए इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है, इसलिए कि हालात पिछले 40 साल में करप्ट लीडर्स ने इतने ख़राब कर दिए हैं कि अब उसके लिए क्लींजिंग ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अफजल खान साहब, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के खिलाफ हैं, मुत्तहिदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखने का बिल भी असम्बली में पेश कर दिया है। तो क्या आप कहेंगे इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन और अदालत इस फैसले में मुदाखलत कर सकती है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक है वोट डालना? मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी अरसा से ये कानून पास हुआ था, इस दौरान में कुछ इंतखाबात हुए भी थे और उनको जो वोट का हक ऐसे दिया गया था जो ना देने वाला था, उसको इतना मुश्किल बना दिया गया था। मैं ख़ुद फिजा अकबर खान आज से 20 साल पहले मैं यूएन में था, मैं वहाँ से पैसे भेजता था और वो मेरे घर सीधे पहुँचते थे। बात यह है कि अगर पैसा पहुँच सकता है, पैसा भी कीमती है, वोट उससे भी कीमती है, लेकिन वो भी पहुँच सकता है। अलबत्ता अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि ये लोग जो बाहर हैं वो किसी और पार्टी के हक में हैं, तो मैं उनको उससे महरूम रखूं, हमें उनका नोट्स चाहिए, हम उसका वोट नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर वो मुल्क के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने वसाइल, अपना तन, अपना मन, अपनी इंटेलिजेंसिया, अपनी फॉरेन एक्सपीरियंसेस, तो वो तो बेहतर है कि हम कोशिश करें कि उनको और भी मुल्क के अंदर लाएं, कि वो मुल्क में इन्वॉल्व हों, बजाय ये कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन हुआ है बाहर वो आके मुल्क के अंदर। लेकिन इस तरीके से तो हमने उनके दिल तोड़ दिए और ये बहुत बड़ा जुल्म है और जिसने भी किया है वो नाकाम रहेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हो चुकी हैं, इनको अनडू नहीं किया जा सकता, कोई भी उसमें कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, मोहम्मद अफजल खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।